योगी सरकार धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म के खेल को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठा रही है। साजिशन धर्मांतरण करने वाले दोषियों को सलाखों के पीछे भेज रही है और ये एक्शन लगातार चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस लव जिहाद और धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। नाम बदलकर धोखे से हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाने वालों को सलाखों के पीछे डालती है और पूरे देश को संदेश देती है, यूपी में रहना है तो धार्मिक अधर्म नहीं करना है, जिसके लिए यहाँ सख्त कानून भी है। धर्मांतरण के खिलाफ आज से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसीलिए एक सख्त कानून बनाया था, क्योंकि ऐसी घटनाएं मिल रही थी, इस प्रकार की वारदातें हो रही थी और हम लोगों को लग रहा था आज अगर वो एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, तो हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते। न्यूज 18 के मंच पर 8 अक्टूबर 2021 को दिया गया ये बयान दर्शाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है और लव जिहादियों की साजिश को नाकाम कर रहा है। और जो ताजे आंकड़े आए हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से सख्त है। 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज। धर्मांतरण कानून के तहत 833 से ज्यादा गिरफ्तारी, 185 मामलों में जबरदस्ती धर्म बदलने का कबूलनामा। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत उन दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है जो साजिशन हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर खासे सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले शिक्षकों के पीछे पहुंच रहे हैं। तमाम गैंगों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सख्ती का असर है कि उत्तर प्रदेश में एक साल के भीतर ही 427 से ज्यादा मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले किसी भी हाल में बख्शे न जाए और इनको शिक्षकों के पीछे भेजा जाए। देश में सबसे चर्चित गेम जिहाद का खुलासा भी यूपी पुलिस ने किया, जिसका कनेक्शन जाकिर नाइक और पाकिस्तान से जुड़ा था। इस केस में अब मुख्य आरोपी शाहनवाज बद्दो की कोर्ट में पेशी हुई और बद्दो के और भी कनेक्शन की जांच हो रही है। यानी कि खास धर्म की साजिश के खिलाफ योगी की पुलिस पूरे एक्शन मोड में है और उन मंसूबों से पर्दा हटाया जा रहा है जिसका जहर इन दिनों देश में फैला हुआ है। धर्मांतरण सभ्य समाज के लिए नासूर है। धर्मांतरण के जरिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, वो समाज को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता को खंडित करने के लिए की जा रही है। इस पर सख्ती से प्रहार होना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, एक सराहनीय है और ये समाज के लिए जरूरी है और देश के लिए बेहद जरूरी है कि धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगे। कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा मज़ारे फिल्में इन्हीं माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है, इन्हीं का प्रचार प्रसार करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी धर्मांतरण पे बोलते हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं, दूध और दही पे टैक्स लिया जा रहा है वो कब खत्म होगा उस पे नहीं बोलते हैं, सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, सरसों के तेल के दाम कब कम होंगे, इन पे वार्ता नहीं करते हैं, किसानों मजदूर पे नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी की सरकार सख्ती के साथ पेश आ रही है। यूपी में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। धर्म परिवर्तन पर सबसे सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा, जुर्माना 15,000 से 50,000 तक, जुर्माने के साथ 5 साल की सजा, SC/ST केस में 3 से 10 साल तक की सजा, सामूहिक धर्मांतरण पर 50,000 का जुर्माना। यानी उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों का अंतकाल शुरू हो गया है। चोरी छिपे धर्मांतरण और हिंदू बेटियों का साजिशन ब्रेन वॉश अब संभव नहीं, क्योंकि योगी की पुलिस एक्शन में है
और यही वजह है कि 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए हैं और धर्मांतरण कानून को लेकर अभी तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले राजभर, फिर केशव प्रसाद मौर्य और अब जयंत चौधरी की तरफ से मोहभंग की खबर आने लगी है। जानकारी है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं गई तो फिर जयंत और अखिलेश की दोस्ती टूट जाएगी। चौबीस के चुनावी चक्रव्यूह में घिरी समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, शर्तों का जाल है और टूटते गठबंधन की दीवार है। पहले राजभर ने मुंह मोड़ा, फिर महान दल ने साथ छोड़ा और अब नंबर जयंत चौधरी का है। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से हाथ मिलाने की नसीहत दी है। यूपी आरएलडी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसके नेतृत्व में मोर्चा बनेगा और इस मोर्चे में समाजवादी पार्टी को भी शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में मोर्चा बनेगा, उस मोर्चे में सभी को रहना चाहिए। रालोद की यही मान्यता है। रालोद कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और आजाद समाज पार्टी और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। यानी आरएलडी ये मान चुकी है कि 24 के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाती है तो क्या जयंत चौधरी अखिलेश से मुंह फेर लेंगे? सवाल तो ये भी है, क्या जयंत और अखिलेश के बीच कांग्रेस है? कांग्रेस से सपा की बात नहीं बनी तो क्या होगा? क्या अखिलेश कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है या फिर अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये वो सवाल हैं जो अब यूपी की सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से छोटे छोटे दलों का मुंह भंग हो चुका है। तभी तो महान दल के अध्यक्ष केशव देव अब मायावती की संग हो लिए। दरअसल मायावती का स्टंट पहले ही क्लियर था। लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन अकेले। अगर किसी को साथ आना है तो वो आ सकता है। ऐसे में अखिलेश से रिश्ता तोड़ केशव देव मायावती के साथ हो लिए, जो अखिलेश के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जयंत चौधरी का कंडीशन अगर अखिलेश नहीं मानते तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी के हाथ निराशा ही लगने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी में लग सकता है एसपी को झटका। चुनाव का विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं होगा साकार। मुस्लिम, यादव और जाट वोट बैंक में फूट संभव, यानी नुकसान हर साल में समाजवादी पार्टी का तय है। ऐसे में जयंत को अगवा मानकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई तो कुछ हद तक यूपी में चुनाव की दशा और दिशा बदल सकती है। लेकिन बीजेपी से मुकाबले के लिए ये कोशिश बहुत कारगर साबित नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात बीजेपी के मजबूत होते कुनबे की, क्योंकि बीजेपी की रणनीति अब छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलने की है, तो दूसरी तरफ ओपी राजभर अब बीजेपी से गठबंधन को बेकरार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह से निकले शब्द बाण सिर्फ अखिलेश यादव और मायावती के लिए होते हैं। आज भी उन्होंने सपा और साथ ही बसपा पर करारा वार किया और कई सारे मुद्दों को उन्होंने जन्म दे दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन को बेचैन ओपी राजभर पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर हैं। कभी मायावती पर निशाना तो कभी अखिलेश को आंख दिखाना इन दिनों खूब चल रहा है और कोशिश उस जमीन पर पकड़ बनाने की है जहां बीजेपी की नजर है। बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने को बेकरार ओपी राजभर ने दलित और पिछड़ों का मुद्दा उठाया और अखिलेश के साथ ही मायावती को पिछड़ा विरोधी बता दिया। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कटघरे में खड़ा किया। कहते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? यही लोग दुश्मन हैं। यही दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित का हित हो। कौन? अखिलेश जी और मायावती जी क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? लेकिन अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक ये मांग तो पूरी मांग करने से होगा।
जब सत्ता में थे तब नहीं याद आता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब याद आता है। खाली आपके चैनल पर आकर के बोल देने से तो बात नहीं बनेगी, वो बैठ करके इसका निस्तारण तो करते। आज बेरोजगारी चरम पे है, बोल तो रहे हैं, फिर आप बैठ करके सभी लोग एक साथ क्यों नहीं मंथन करते? महंगाई पे आप क्यों नहीं बैठ करके मंथन करते? सभी दल के लोग, चाहे सत्ता हो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ट्विटर पे विरोध दिखाते हैं, खाली ट्विटर, एक घर ठंडा में एसी में बैठे रहते हैं, अब बस निकाले मोबाइल खटाखट ट्वीट कर दिए जा, अब तब आप लोग परेशान रहिए। दरअसल बीजेपी सभी 80 सीटों पर कब्जे के लिए पुराने सहयोगियों के साथ हाथ मिलाने के मूड में है और इसी को देखते हुए राजभर से गठबंधन की चर्चा इन दिनों खूब चल रही है। तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी की 37 सीटों पर निषाद मतदाताओं की संख्या 3 से 4 लाख है, जो 24 के लिहाज से काफी अहम है। इससे पहले थे तो हीरो थे और चले गए तो कहाँ हैं? आने से हमारे पर नहीं, हम तो स्वागत है कि कम से कम दे रहा है दुरुस्तान, लेकिन उतना ही कहते हैं कि कभी एक तटस्थता होनी चाहिए, कभी अकेले सपा के साथ रहेंगे, कभी उनके साथ उनकी बड़ाई करेंगे, फिर उनके करेंगे। हम कह रहे हैं कि जब जनता ने जिसको अस्वीकार कर दिया है उसकी बड़ाई करने से क्या मतलब है? जनता जनार्दन होती है, सपा को कहाँ कर दिया, बसपा को कहाँ कर दिया, कांग्रेस को कहाँ कर दिया, तो जो जिसको जनता ने खत्म कर दिया हो उसको आप कह के क्या साबित करना चाहते हैं? यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुनबा और मजबूत हो रहा है, जिससे अब विपक्ष बेचैनी में है, क्योंकि राजभर के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। संजय निषाद पहले से गठबंधन के साथी हैं। अनुप्रिया पटेल कदम से कदम मिला रही हैं। यानी जहां मायावती अकेले चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन को तैयार नहीं, तो कांग्रेस की नाव भी यूपी में डूबती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का मजबूत कुनबा सभी 80 सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए अब मैदान में है। बस राजभर के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक देश एक कानून को लेकर मोदी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकार अब देश के अलग अलग संस्थाओं से यूसीसी पर रायशुमारी कर रही है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री लखनऊ के नवादा कॉलेज पहुंचे, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं के अलावा उन्होंने यहां पढ़ने वाले तालिब से भी बातचीत की और विपक्ष मोदी सरकार की पहल की सियासी एजेंडा यहां पर बता रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि एक देश का एक कानून होना चाहिए और इसकी देश को जरूरत भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक देश, एक वेश, एक कानून। फिर चाहे बात शादी की हो, संपत्ति की हो या फिर तलाक से जुड़ा कानून, अगर यूसीसी आया तो मजहब पीछे छूट जाएगा, कानून आगे आ जाएगा। लेकिन यूसीसी पर केंद्र की तैयारियों से पहले ही सियासी घमासान छिड़ गई। किसी ने इसे 24 का एजेंडा बताया, किसी ने सिस्टम को दोषी ठहराया, लेकिन ठहर कर समझने को कोई तैयार नहीं कि आखिर यूसीसी से दिक्कत कैसी। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो। चुनाव से ऐन वक्त पहले जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है। कुछ लोग जो है वो सुधार पर भी कमनल वार करने से बाज नहीं आते। इस कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सियासी घमासान के बीच मुस्लिमों में फैले भय को दूर करने और यूसीसी पर चर्चा के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ के नदवा कॉलेज में मुस्लिम बौद्धिक वर्ग के साथ उनकी चर्चा काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लव जिहाद से लेकर यूसीसी तक पर इस वक्त गदर मचा है। हालांकि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग तो यूसीसी के बहाने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। राम मंदिर 370 के बाद सामान्य नागरिक संहिता बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है और अब 2024 से पहले मोदी सरकार ने इस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। लॉ कमीशन ने सामान्य नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों से सुझाव देने को कहा है। 30 दिनों के अंदर सभी को अपनी राय लॉ कमीशन को देनी होगी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि मोदी सरकार हर वो जरूरी कदम उठा रही है जिसकी देश को जरूरत है। यूसीसी भी उसी का हिस्सा है। यूसीसी पर मुस्लिम संगठन ही नहीं, सियासी दलों को भी खटक रहा है। कांग्रेस ने लॉ कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा है
21वीं सदी आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा के बाद पाया कि सामान्य नागरिक संहिता की न तो इस वक्त आवश्यकता है और न ही वंचित। ऐसे में इस मुद्दे को मोदी सरकार ध्रुवीकरण और मुद्दों से भटकने के लिए हवा दे रही है। तमाम विरोधों और सवालों के बीच केंद्र सरकार यूसीसी पर लगातार आगे बढ़ रही है, यानी जल्द ही देश में समान नागरिकता कानून लागू होगा। लेकिन शादी, संपत्ति और तलाक जैसे मामलों पर अलग अलग धर्मों की अपनी आपत्तियां हैं, जिसे वो बदलते देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।